प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक चर्चित शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने दिलेरी भरे कई प्रयोग किए और खेती में गहरी दिलचस्पी दिखाई। मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अर्थों में अपने दौर के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। वह धर्म और दर्शन का विद्वान था तथा आलोचनात्मक और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। वह मुस्लिम सूफियों के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू योगियों और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन संतों के साथ भी विचार विमर्श करता था। इस बात का अनेक कट्टर उलेमा यानी धर्मशास्त्री इस बात को पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने उस पर बुद्धिवादी होने का आरोप लगाया, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करता हो। वह योग्यता के आधार पर लोगों को, चाहे वे कुलीन वंशों के हों या न हों, उच्च पद देने के लिए भी तैयार रहता था। दुर्भाग्य से उसमें जल्दबाजी और बेसब्री की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि उसके अनेक प्रयोग असफल रहे और उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक की योग्यता और श्रेष्ठता संदेह से परे है। उसके विषय में लेनपुल ने ठीक ही लिखा है कि गुलाम वंशी सुल्तानों में बलबन सबसे योग्य एवं कार्यकुशल सैनिक था और खिलजियों में क्रूर पर राजनीति को साहस के साथ आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने वाला अलाउद्दीन श्रेष्ठ था। उसी प्रकार करोना वंश के शासकों में विचारवान मोहम्मद तुगलक सर्वश्रेष्ठ शासक था। अपने राज्यारोहण सन 1725 ईस्वी के उपरांत उसने अनेक नई योजनाएं और महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई तथा उन्हें लागू किया। उसकी योजनाएं भविष्योन्मुखी थी, किंतु क्रियान्वयन के तरीकों में परिपक्वता न होने के कारण वह सफल नहीं हो सकी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को एक संस्था के रूप में से संचालित किया था, जिसके अंतर्गत अनुभवी अमीरों की सलाह को सर्वोच्च वरीयता दी गई, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की बौद्धिकता प्रशासन के संचालन का मूलाधार रही। इसमें अमीरों की सलाह को महत्व नहीं दिया गया। जहाँ तक मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के बारे में बात है तो उसके विचारों को और अधिक प्रयुक्तता दी उसने, और अलाउद्दीन के सिद्धांतों का वास्तविक विस्तारक भी उसे माना जा सकता है। उसने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अलग अलग जो है इतिहासकारों की अलग अलग धारणाएं रही हैं, लेकिन निसंदेह वे एक योग्य सुल्तान था और अब उसकी योजनाएं जो है भविष्य को देखते हुए बनाई गई थी, लेकिन उसके लागू करने के तरीकों ने उसे जो है असफल बना दिया। अब हम चर्चा करेंगे कि वह कौन सी प्रमुख योजनाएं थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू की गई। उसकी सबसे पहली योजना थी राजस्व सुधार। ये योजना 1326 से 1327 के बीच में लागू की गई। मोहम्मद बिन तुगलक अत्यधिक परिश्रमी शासक था। सर्वप्रथम उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक अध्यादेशों की घोषणा की। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अधिकारियों को प्रांतों की आय और व्यय का लेखा तैयार करने की आज्ञा उसने दी। सुल्तान समस्त राज्य में एक सी राजस्व व्यवस्था कायम करना चाहता था ताकि कोई गांव भूमि कर से नहीं बच सके। सुल्तान ने मालगुजारी वसूल करने का सुप्रबंध किया था। उसने सारी कृषि भूमि शिकों में विभाजित कर दी थी और प्रत्येक शिक में एक शिकेदार नियुक्त कर दिया था जो मालगुजारी वसूल किया करता था। दोआब की राजकीय भूमि सहस्त्र गांव में विभक्त थी जो हजारे कहलाती थी। इसी प्रकार प्रांतों की भूमि 100 गांव में विभक्त थी और सरदी कहलाती थी। सुल्तान कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के कार्य में प्रोत्साहन स्वरूप किसानों को तकावी के रूप में राजकीय सहायता भी प्रदान करता था। उसने 70 लाख रुपए किसानों को तकावी के रूप में बंटवाए। कृषि विभाग का नाम दीवाने को ही रखा गया। सुल्तान ने कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए सर्वप्रथम 60 वर्ग मील का एक टुकड़ा चुना, जिस पर 2 वर्ष में 70 लाख रुपए खर्च किए गए। इस कृषि कार्य में बारी बारी से फसलें बोई गईं। जिन लोगों किसानों को आवश्यकता होती थी उन्हें जमीन दे दी गई और उनकी देखभाल के लिए बड़ी संख्या में रक्षकों और निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। दुर्भाग्यवश सुल्तान का यह प्रयोग असफल सिद्ध हुआ। इसकी असफलता का मुख्य कारण ये था कि अधिकारियों और किसानों की मिलीभगत कर बड़ी धनराशि हड़प ली।
यह प्रयोग नया था, अतः इसकी सफलता के लिए जरूरी था कि स्वयं सुल्तान उसकी ओर ध्यान दे, किंतु सुल्तान ऐसा नहीं कर सका। और अंतिम कारण ये था कि कृषि भूमि का चुनाव गलत था। सुल्तान की दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन, जो कि 1327 से 1329 के बीच में की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कारणों से दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में देवगिरी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने का निश्चय किया। इस समय तक दिल्ली सल्तनत काफ़ी विस्तृत हो चुकी थी। देवगिरी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया था, साम्राज्य के मध्य में था। ज़ियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सोनारगांव, तेलंगाना, माबर और द्वार समुद्र और काम्पिल दौलताबाद से समान दूरी पर स्थित थे। अतः उत्तर एवं दक्षिण, पूर्व व पश्चिम के सभी प्रदेशों पर नियंत्रण रखने के लिए दौलताबाद को चुना गया था। संभवतः उसे दूसरी राजधानी कुव्वतुल इस्लाम के रूप में अपनाने का सुल्तान का विचार था। वहीं मसालिकुल अवसार नामक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की दो राजधानियां थी, उत्तर भारत की दिल्ली और दक्षिण भारत की दौलताबाद। मेहंदी हुसैन के अनुसार जिन दिनों राजधानी का परिवर्तन हुआ, उन दिनों में के बीच में दिल्ली में सिक्के ढाले गए। इससे ये प्रमाणित करता है कि इस काल में दिल्ली का महत्व गौण नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इस राजधानी परिवर्तन का स्वरूप क्या था और योजना की असफलता क्यों हुई। शासन की सुविधा के लिए की गई इस क्रांतिकारी योजना का भी जनता ने स्वागत नहीं किया। सुल्तान ने दिल्ली के लोगों, खास तौर पर उसने सरदारों और उलेमा लोगों को वहां से दौलताबाद जाने का आदेश निकाल दिया। जो लोग दौलताबाद जाने को तैयार थे, उनके मकानों को सुल्तान ने खरीद लिया और उनकी क्षतिपूर्ति की। दौलताबाद में इन लोगों के लिए भवन बनवाए गए। दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील लंबी एक सड़क बनवाई गई, जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए। थोड़ी थोड़ी दूर पर सराय बनवाई गई, जिनमें भोजन व ठहरने की उत्तम व्यवस्था थी। सुल्तान के सभी दिल्ली निवासियों को अपने साथ ले जाने पर तुला हुआ था। ज़ियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सुल्तान ने किसी की मंत्रणा लिए बिना तथा योजना के गुण दोषों की समीक्षा किए बिना ही दिल्ली को, जो कि पिछले 170-180 वर्ष से समृद्ध होती जा रही थी और जो बगदाद और काहिरा के से प्रतिस्पर्धा करती थी, नाश कर दिया। लोगों को परिवार सहित नगर छोड़ने पर बाध्य किया गया। उनके हृदय टूट गए, अनेक रास्ते में ही मर गए और कुछ जो है देवगिरी में घुल घुल कर मर गए। कुछ समय बाद सुल्तान को अपनी भूल ज्ञात हुई। वह उदार सुल्तान था। उसने राजधानी देवगिरी से फिर दिल्ली बदल दी। इस तरह सुल्तान की योजना पूरी तरह से असफल रही। सुल्तान को दौलताबाद पहुंचकर ये अंदाज़ा हो गया कि जिस प्रकार वो उत्तर से दक्षिण पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, उसी प्रकार वह जो है दौलताबाद से उत्तर पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। इस की समीक्षा अगर हम करें तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं इस बारे में कि यदि सुल्तान केवल शासन प्रबंध के यंत्र को ही, यानी मशीनरी को ही दौलताबाद ले जाने पर संतुष्ट हो जाता, तो यह राजधानी परिवर्तन बड़ी सरलता से बिना अधिक कष्ट के संपन्न हो जाता। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का भी मानना है कि सुल्तान यह न समझ सका कि केवल राजदरबार को ही हटाना पर्याप्त है। दरबारी पदाधिकारी, बड़े व्यापारी तथा दुकानदार स्वयं दरबार का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे दौलताबाद पहुंच जाते। समस्त दिल्ली निवासियों को अपने सामान सहित वहां जाने के आदेश देने की जरूरत नहीं थी। वहीं लैनपुल के शब्दों में, दौलताबाद सुल्तान की गलत रास्ते पर लगाई हुई शक्ति का केवल स्मारक मात्र रह गया। इस प्रकार योजना को असफल माना गया, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हुए, जैसे कि आवागमन, जो 700 मील लंबी सड़क बनाई गई थी दिल्ली से दौलताबाद तक, तो उससे उत्तर और दक्षिण के बीच में आवागमन में लाभ पहुंचा और एक उत्तर और दक्षिण के लोगों के मिलने जुलने के संपर्कों की संभावनाएं बढ़ी। वहीं बहुत सारे उलेमा और सूफी संत जो दक्षिण गए थे, वो दक्षिण में ही रह गए, तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो है संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अब हम बात करते हैं सुल्तान की एक अन्य प्रमुख योजना की, सिक्कों के सुधार की, यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि 1329-30 ईस्वी के बीच में किया गया। भारतीय मुद्रा के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने मुद्राओं के निर्माण, मूल्यांकन, आकार प्रकार आदि में महत्वपूर्ण सुधार किए। विद्वान थॉमस के अनुसार मुद्रा ढालने वालों के सिरताज के रूप में मोहम्मद तुगलक का सदा स्मरण किया जाएगा।
नवीनता एवं विभिन्नता की दृष्टि से उसके सिक्के शिक्षाप्रद हैं। बनावट की दृष्टि से भी वे कलात्मक तथा श्रेष्ठ हैं। अब हम बात करेंगे कि सांकेतिक जो मुद्रा लागू की गई तो उसके प्रचलन के क्या कारण थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से इन सिक्कों का जो है चलन किया गया। तो सिक्कों के निर्माण के लिए या सिक्का का जो परिवर्तन किया गया था, सांकेतिक मुद्रा का जो बदलाव किया गया था, उसका एक मोटा कारण ये था कि उस समय चांदी की कमी हो गई थी और चांदी की कमी की वजह से जो है तांबे के सिक्के ढाले गए। और डॉक्टर R.C. मजूमदार कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन करना, जिसके लिए उसके सामने तत्कालीन चीन और फारस के उदाहरण थे। चीन के मंगोल सम्राट कुबले खान ने चीन में कागज का सिक्का यानी करेंसी सफलतापूर्वक चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी आज्ञा निकालकर घोषणा की कि लेन देन के सभी कार्यों में तांबे के सांकेतिक सिक्के सोने चांदी के सिक्के की तरह प्रचलित सिक्कों के रूप में चलें। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि पीतल तथा तांबे के सिक्के चलाने के अनेक कारण थे। प्रथम, राज्य कोष में बहुमूल्य धातुओं का अभाव हो गया था, क्योंकि युद्धों, विद्रोहों के दमन और खर्चीले शासन संबंधी प्रयोगों के कारण वे खाली हो चुका था। दूसरे, अकाल तथा दोआब में कठोर नीति के कारण राज्य की आय में बहुत कमी हो गई थी। तीसरे, वह भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ करना चाहता था। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों की प्रतीक मुद्रा असफल क्यों हुई और उसके दुष्परिणाम क्या निकले। तो तांबे के सिक्के चलाए गए और उसको वैध भी घोषित किया गया, परंतु नए सिक्के ढालने के कार्य को पूरी तरह अपने अधिकार में रखने में राज्य असमर्थ रहा। उन दिनों राज्य के टकसाल में ढले हुए सिक्के बनावट, डिज़ाइन आदि की दृष्टि से ऐसे नहीं होते थे कि आम जनता सरलता से उसका अनुसरण न कर सके। सुल्तान जाली सिक्कों के चलन को रोकने में असफल रहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार हिंदू और मुसलमान सभी जालसाजी करने लगे। जनता राजकर नए तांबे के सिक्के में देने लगी और इन्हीं सिक्कों से शस्त्र, वस्त्र तथा विलासिता की अन्य वस्तुएं खरीदने लगी। गांव के मुखियाओं, व्यापारियों तथा भूमिपतियों ने अपने सोने चांदी के सिक्के छिपा दिए। परिणाम ये हुआ कि व्यक्तिगत रूप से लोग लाभान्वित होने लगे और राज्य को भारी नुकसान पहुंचा। सोने चांदी के सिक्कों के दर्शन दुर्लभ हो गए, व्यापार समाप्त हो गया और व्यवसायों को भारी आघात पहुंचा। अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई। व्यापारियों ने नए सिक्के लेना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे कंकड़ पत्थरों के समान मूल्यहीन हो चुके थे। और सुल्तान अपनी योजना को अपनी आंखों के सामने चकनाचूर होते देखकर घबरा गया। उसे सांकेतिक मुद्रा वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने आज्ञा निकाली कि लोग खजाने से तांबे और पीतल के सिक्कों के बदले में सोने व चांदी के सिक्के बदलकर ले जाएं। इस प्रकार गैर सरकारी बेईमान लोगों ने राज्य को ठगा और उसको हानि पहुंचाकर अंधाधुंध धन कमाया। अब हम बात करते हैं कि ये योजना जो है क्यों असफल रही, यानी योजना की समालोचना। सुल्तान मोहम्मद की इस क्रांतिकारी योजना की विफलता का मूल कारण जनता का पिछड़ापन, द्वेष भाव और अज्ञान था। वास्तव में सुल्तान गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा जाली सिक्के बनाने तथा बाजार में उनके चलन को रोकने में सफल नहीं हो सका। हमने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़ी थी और देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी योजना को लागू करने के लिए स्वयं जो है नियंत्रण रखा, एक विभाग बनाया और साथ ही कठोर दंड व्यवस्था उसने लागू की और गुप्तचर व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया। अगर मोहम्मद बिन तुगलक भी इस योजना को लागू करने में अपनी सक्रियता दिखाता, टकसालों पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होता, सिक्कों की बनावट जटिल होती और साथ ही जो फर्जी सिक्के जाली सिक्के जारी करने वाले लोग हैं तो उनके को कठोर दंड दिया जाता, तो निश्चित तौर पर सुल्तान की योजना भी सफल हो पाती। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, परिणाम तो उसकी योजना असफल रही। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो वर्तमान युग में सांकेतिक मुद्रा को सभी राष्ट्रों ने अपना लिया है और उसकी उपादेयता को भी स्वीकार किया है, परंतु 14वीं सदी के पिछड़े वैज्ञानिक लोग उसके महत्व को नहीं समझ सके। समय से भी बहुत आगे होने के कारण
सुल्तान की ये योजना असफल हुई। यद्यपि सुल्तान की योजना असफल रही, किंतु प्राय सभी भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने इसके लिए सुल्तान मोहम्मद के इस अनूठे प्रयोग के लिए प्रशंसा की है। अब हम बात करेंगे सुल्तान की एक अन्य योजना खुरासान पर विजय की। खुरासान विजय की योजना के बारे में। अपने शासनकाल के शुरू में सुल्तान ने खुरासान, ईरान तथा ट्रांस ऑक्सियाना को जीतने की योजना बनाई। इस योजना का कारण यह था कि कुछ खुरासानी अमीर सुल्तान की खर्चीली उदारता से आकर्षित होकर दिल्ली दरबार में आ गए थे और उन्होंने सुल्तान को खुरासान की विजय के लिए उत्तेजित किया, प्रोत्साहित किया। दूसरा, उस समय खुरासान की आंतरिक स्थिति भी विजय के अनुकूल थी। खुरासान फारस के साम्राज्य का हिस्सा था। वहाँ का अल्पवयस्क शासक शाह इब्न सईद का संरक्षक चोगन उसकी हत्या के लिए षड्यंत्र रच रहा था, परंतु इब्न सईद ने अमीर चोगन की हत्या करवा दी। फारस के इस गृह कलह से लाभ उठाकर मिस्र के शासक ने फारस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मिस्र का शासक मोहम्मद तुगलक का मित्र था, उसने भी सुल्तान को खुरासान विजय के लिए प्रोत्साहित किया। सुल्तान ने खुरासान योजना विजय के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का निर्माण किया तथा सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन अग्रिम के रूप में दे दिया गया। परंतु इस सेना के प्रस्थान करने से पहले ही तरमशीरी अपने देश मिस्र में अपदस्थ हो गया और मिस्र के नए शासक ने फारस के शाह इब्न सईद से संधि कर ली और मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता करने से इनकार कर दिया। अतः ये योजना लागू नहीं की जा सकी और सेना तोड़ दी गई, क्योंकि सुल्तान ने भी अनुभव किया कि राज्य के आर्थिक साधनों पर इससे काफ़ी बोझ पड़ेगा तथा खुरासान एवं भारत के बीच स्थित बर्फ के ढके हुए विशाल पर्वतों को पार करना तथा मार्ग के प्रदेशों की शत्रुतापूर्ण जातियों से युद्ध करना सरल कार्य नहीं था। अब हम बात करते हैं इस सब की समीक्षा के बारे में। तो खुरासान पर आक्रमण करने की योजना जिन परिस्थितियों में बनाई गई थी वह बिल्कुल उपयुक्त थी, किंतु सुल्तान ने योजना की कठिनाइयों का अनुभव करके इस योजना को लागू करने से पूर्व ही इसे त्याग दिया। इसलिए इस योजना को तो असफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस निर्णय के बावजूद इस योजना पर काफ़ी धन का अपव्यय हुआ। अब हम बात करेंगे सुल्तान की एक अन्य योजना की और वह थी कराजल पर्वत पर आक्रमण की। सुल्तान की अंतिम महत्वपूर्ण योजना फरिश्ता के अनुसार चीन तथा हिमाचल पर्वत पर विजय प्राप्त करने की थी, परंतु बर्नी ने चीन पर विजय का कहीं उल्लेख नहीं किया है। बर्नी का कहना है कि सुल्तान हिमाचल पर्वत में स्थित कराजल के पर्वतीय प्रदेश पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, जहां के अमीर विद्रोही हो रहे थे। कराजल पर्वत भारत तथा चीन के मध्य स्थित था तथा उसको विजय करके सुल्तान अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित बनाना चाहता था। प्रारंभ में कराजल पर्वत पर विजय प्राप्त करने में सुल्तान को सफलता मिली, किंतु कुछ समय बाद ही वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए और रसद आदि का पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसी कठिन परिस्थिति में शत्रु सेना ने सुल्तान की सेना पर आक्रमण करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 सैनिक ही इस दुखद समाचार को सुल्तान तक पहुंचाने के लिए जीवित बचे। फिर भी कराजल पर्वत के सरदारों ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली तथा सुल्तान को अपने ध्येय में सफलता मिली। अब इस योजना की समीक्षा हम करेंगे। कुछ विद्वानों ने सुल्तान के इस कार्य की आलोचना की है, जिसके द्वारा उसकी विशाल सेना का विनाश हो गया। लेकिन इस प्रकार के पर्वतीय प्रदेशों को विजय करने में जनहानि तो स्वाभाविक ही थी। बीहड़ तथा निर्जन बर्फीले मार्गों को तय करके उन पर्वतीय प्रदेशों को विजय करना आज भी दुष्कर कार्य है। तो उस समय जब यातायात के साधन नहीं थे तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें मुश्किल थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अनेक योजनाएं बनाई। उसकी योजनाएं निश्चित तौर पर भविष्योन्मुखी थी और प्रयोगात्मक रही, लेकिन चूँकि उनको लागू करने का तरीका सही नहीं था, इसलिए उसे योजनाओं में असफलता हासिल हुई। और इस सब के बावजूद हम सुल्तान को यथार्थवादी एवं निरपेक्ष विचारों से युक्त मान सकते हैं और उसे सल्तनत का एक प्रबुद्ध सुल्तान माना जा सकता है, जिसने निरपेक्षता को सर्वाधिक महत्व दिया, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में राजनयिक संबंधों की महत्ता को भलीभांति समझा,
सुल्तान के विचारों व कार्यों में अकबर की सुलह कुल की नीति का आरंभिक चरित्र प्राप्त होता है, किंतु उलेमाओं के राजनीति में हस्तक्षेप एवं तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाओं ने सुल्तान के निरपेक्ष विचारों को महत्वहीन करने का प्रयत्न किया। वैसे भी बर्नी व इस्लामी जैसे समकालीन इतिहासकारों के कुलीनता एवं धार्मिक संकीर्णता से युक्त विचार मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन करने में असमर्थ थे। इसलिए बहुत सारे विद्वान, यहाँ तक कि जो है एल्फिंस्टन जैसे विदेशी इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल सुल्तान कहा है, लेकिन यह आलोचना उसकी ठीक नहीं है और उसको ये दिया गया है कि उसको सनकी या पागल कहना भी सही नहीं है। वो एक प्रबुद्ध सुल्तान था, उसकी योजनाएं भी अच्छी थी। ये अलग बात है कि वो इन योजनाओं को लागू सही तरीके से नहीं कर पाया, परिणामतः योजनाएं असफल रहीं, लेकिन फिर भी उसने जनता के प्रति उदारता का भाव रखा, उनको दंडित नहीं किया और योजनाओं से वो लगा कि योजनाएं सही नहीं है तो योजनाओं से पीछे भी हट गया। यानी उसने जिद नहीं की कि उसे राजधानी जो है दौलताबाद ही रखनी है या सिक्के सांकेतिक मुद्रा बदली है तो वापस पुरानी मुद्रा पर नहीं लौटना है। वो लगता था कि उसकी योजनाएं असफल हो रही है तो उदारता पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार करके उन योजनाओं को उसने समाप्त भी किया। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक था मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग और उसकी योजनाओं की असफलता और उनकी समीक्षा। धन्यवाद।